मैं एक अस्पताल में नर्स का काम करती थी। अस्पताल की मालिकन अपने स्टाफ से जब भी बात करती बहुत गुस्से से बात किया करती, लेकिन जैसे ही कोई मरीज आता उसका सारा गुस्सा अचानक से खत्म हो जाता। वो मरीजों से न सिर्फ प्यार से बात करती बल्कि गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज भी करती। एक दिन अचानक एक डॉक्टर आए जो यहाँ पिछले 40 साल से थे। मैंने उनसे मालिकन के इस रवैये की वजह पूछी तो वो टालने लगे, लेकिन मेरे बेहद इसरार पे वो मुझे एक कमरे में ले गए। मैं जैसे ही वहां दाखिल हुई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहां तो मालिकन की। मैं उस दिन बहुत खुश थी क्योंकि मुझे मेरे अपने ही शहर में नर्स की जॉब मिल गई थी। मुझे जिस अस्पताल में जॉब मिली थी वो बहुत पुराना था। गालिबन उससे तामीर हुए 50 साल हो गए थे, जबकि मेरी उम्र अभी 18 साल थी। उस अस्पताल की मालिकन एक औरत थी और उसका नाम रखशंदा था। वो खुद भी डॉक्टर थी। उसी ने अस्पताल में नया स्टाफ रखा था और सबके इंटरव्यू किए थे। डॉक्टर रखशंदा से पहले इस अस्पताल के मालिक उनके वालिद थे। वालिद की वफात के बाद उन्होंने अस्पताल संभाल लिया था। मैंने चूंकि नर्सिंग का कोर्स किया हुआ था और एक छोटे से क्लिनिक में काम कर रही थी, इसीलिए मेरे पास नर्सिंग का तजुर्बा भी था। जिस क्लिनिक पे मैं जॉब कर रही थी वहां से मुझे सैलरी बहुत कम मिलती थी, जिसकी वजह से घर के अखराजात पूरे करना बहुत मुश्किल हो रहे थे। मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ी और घर की वाहिद कफील थी। मेरे अब्बा को अल्लाह ने 3 साल पहले ही अपने पास बुला लिया था। अम्मा को शुगर थी और वो इस हालत में किसी के घर काम काज नहीं कर सकती थी। मुझसे छोटी एक बहन और एक भाई था जो स्कूल में पढ़ते थे। घर के अखराजात पूरे करना बहुत मुश्किल हो रहे थे। अब्बा ने जो पैसे हमारे लिए जमा किए थे उसी पर हम गुजारा करने लगे, लेकिन कब तक। जब पैसे खत्म होने लगे तो फिर अम्मा को परेशानी ने सताना शुरू कर दिया कि घर के अखराजात कैसे पूरे होंगे, मेरी दवाइयां कैसे ली जाएंगी। अम्मा अक्सर ये कहा करती थी कि काश मेरी पहली बेटी के बजाय बेटा होता तो वो घर के काम करता और घर की जरूरियात पूरी करता। अम्मा की ये बात सीधी मेरे दिल पे लगी थी, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया था और उसी दिन मैंने अहद कर लिया था कि मैं कोई जॉब करूंगी। मेरा नर्सिंग का कोर्स तो मुकम्मल हो चुका था, लेकिन मुझे जॉब कहीं नहीं मिल रही थी। पहले तो मैंने सरकारी अस्पताल के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मुझे सरकारी जॉब ना मिली थी। फिर एक दिन मुझे पड़ोसन की बेटी ने बताया कि आयशा क्लिनिक में एक नर्स की जरूरत है, तुम वहां कोशिश करो। मैंने पहली ही फुर्सत में वहां CV जमा करा दी थी। मेरी किस्मत वहां लिखी हुई थी, इसीलिए मुझे उसी दिन ही शाम को क्लिनिक के मालिक डॉक्टर सुहेल की कॉल आ गई। मेरा इंटरव्यू हुआ और मैं कामयाब हो गई। डॉक्टर सुहेल ने मेरी तनख्वाह 8,000 रुपए मुकर्रर की। गोया ये तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन मैं राजी हो गई। मैं समझती हूँ कि कुछ ना होने से बेहतर है कि इसी पे फिलहाल काम किया जाए। इसके अलावा बेहतर के लिए भी कोशिश जारी रखनी चाहिए। मैं इसी फॉर्मूले पे चलती रही। जॉब करने के साथ साथ मैंने दीगर अस्पतालों में भी अपनी CV जमा करा दी थी। 1 साल गुजरने के बावजूद मुझे किसी अस्पताल से जॉब के लिए कॉल ना आई, लेकिन मैं मायूस ना हुई थी, क्योंकि मायूसी सख्त गुनाह है। अल्लाह अपने बंदों को देकर भी आजमाता है और लेकर भी। जब मेरी किस्मत में कहीं अच्छी जॉब लिखी होगी तो मुझे मिल जाएगी। डॉक्टर सुहेल का क्लिनिक भी काफी बड़ा था और वहां मेरे अलावा एक और नर्स और 2 मेल नर्स काम किया करते थे। मैं उस क्लिनिक में दिल लगा के काम करती रही थी। डॉक्टर सुहेल बहुत अच्छे इंसान थे। उनका तमाम स्टाफ के साथ रवैया बहुत अच्छा था और इस जॉब से मेरे घर के हालात भी कदरे बेहतर हो गए। 2 साल पलक झपकते ही गुजर गए और जब मुझे शहर के बड़े और नए अस्पताल में नर्स की नौकरी मिली तो मैं खुशी से फूले न समाई थी। मेरे पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। मैं खुद को हवाओं में उड़ती हुई महसूस कर रही थी। यूं लगता था कि जैसे मुझे जॉब नहीं कारून का खजाना मिल गया है। अस्पताल का नाम फातिमा अस्पताल था और उसकी मालिकन डॉक्टर रखशंदा ने मेरी तनख्वाह 15,000 मुकर्रर की थी। इतनी तनख्वाह का सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। मुझे फातिमा अस्पताल में काम करते हुए 6 माह हो चुके थे। वहां टोटल स्टाफ 16 अफराद पे मुश्तमिल था। डॉक्टर रखशंदा के अलावा एक डॉक्टर और एक लेडी डॉक्टर, 4 नर्सेज, 4 मेल नर्सेज, 2 लेबोरेटरी अटेंडेंट और 2 स्वीपर और 2 रिसेप्शनिस्ट। शुरू में डॉक्टर रखशंदा का रवैया तमाम स्टाफ के साथ शफकत वाला था। वो हम सबसे बच्चों वाला रवैया रखती थी और कभी किसी को न डांटा था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनके रवैये में तब्दीली आती गई। किसी स्टाफ मेंबर से कोई गलती हो जाती तो वो उसे डांट देती। अलबत्ता उनके मरीजों के साथ बहुत रवैया अच्छा था और मुशफ़िकाना भी होता था। सुना था कि वो बैरून मुल्क जॉब करती थीं, लेकिन वालिद की वफात के बाद उन्होंने पाकिस्तान आके यह अस्पताल संभाल लिया था। डॉक्टर रखशंदा की उम्र 50 साल के लगभग थी। वो खास सी गोरी थी और उनका कद 5.25 फीट था। उनकी एक ही बेटी थी, लेकिन आज तक किसी स्टाफ मेंबर ने उनकी बेटी को न देखा था। सुना था कि वो बैरून मुल्क रहती है और पढ़ रही है। मैं खुद भी डॉक्टर रखशंदा के रवैये की वजह से बहुत परेशान थी।
छोटी सी भी गलती हो जाती तो वो यूं डांटती थी जैसे बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो। मेरी तरह दीगर स्टाफ मेंबर भी परेशान थे, लेकिन हम हैरान भी थे कि डॉक्टर रक्षंदा हमारे साथ तो अच्छा रवैया नहीं रखती, लेकिन मरीजों के साथ वो शफकत के साथ पेश आती हैं। इसकी क्या वजह है? किसी स्टाफ मेंबर की जरूरत न थी कि वो डॉक्टर रक्षंदा से इस हवाले से बात करे। सबको अपनी नौकरी अजीज थी, इसीलिए मुझ समेत सभी खामोशी से काम कर रहे थे। मैं भी नौकरी नहीं खोना चाहती थी। आज के दौर में नौकरी मिलना कोई आसान काम नहीं है। आज से 20 या 25 साल पहले ऐसा होता था कि कहीं भी अप्लाई किया तो नौकरी मिल जाती थी। अब वो दौर है कि जॉब मिलना सिर्फ ख्वाब में ही देखा जा सकता है। मैंने पढ़े लिखे लड़कों और लड़कियों को नौकरियों के लिए जूते घिसाटते देखा है। डिग्रियां हाथ में लिए वो मारे मारे फिर रहे होते हैं। टेस्ट और इंटरव्यू भी हो जाते हैं, लेकिन कॉल लेटर नहीं मिलते। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मेरा अपना खाराजाद है। उसकी उम्र 28 साल की है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही। वो पिछले 5 साल से नौकरी हासिल करने के लिए जगह जगह धक्के खा रहा है। ऐसा कोई महकमा ना होगा जहां उसने अप्लाई ना किया हो। टेस्ट और इंटरव्यू हो जाते हैं, लेकिन कॉल लेटर नहीं मिलता। मैं अपनी नौकरी नहीं गंवाना चाहती थी। मेरे छोटे छोटे बहन भाई और एक बूढ़ी माँ थी। मैं उनकी परेशानी का सबब नहीं बन सकती थी, इसीलिए डॉक्टर रक्षंदा का रवैया बर्दाश्त कर रही थी। एक दिन हम फीमेल नर्सेस कैंटीन पर बैठी चाय और समोसों से लुत्फानंदोज हो रही थी कि मैंने नर्स अजरा को सोच में डूबा पाया। मैंने उससे पूछा कि अजरा, किन सोचों में गुम हो? क्या हो गया है? क्या समोसे और चाय पसंद नहीं आई? अजरा ख्यालों की दुनिया से बाहर निकली और बोली, नहीं, चाय और समोसे अच्छे हैं, मैं दरअसल जॉब छोड़ने का सोच रही हूँ। उसकी बात सुनकर हम सबके मुंह खुल गए और हमने एक दूसरे की तरफ देखा। नर्स इकरा ने पूछा, तुम क्यों जॉब छोड़ना चाहती हो? उसके जवाब देने से पहले ही नर्स महानूर ने अंदाजा लगाते हुए कहा, शायद अजरा की शादी हो रही है। क्यों अजरा, मैं ठीक कह रही हूं ना? अजरा के लबों पर शर्मीली मुस्कुराहट उभर आई। फिर उसने कहा, नहीं, मेरी शादी नहीं हो रही। मैं दरअसल डॉक्टर रक्षंदा के रवैये के बाइस जॉब छोड़ने का सोच रही हूँ। तुम देखती नहीं हो, वो रोजाना किसी न किसी बात पर हमें सख्ती से डांट देती हैं। वो किसी स्टाफ मेंबर का भी ख्याल नहीं करती। यार, क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है? इसीलिए मैं किसी और अस्पताल में जॉब करने का सोच रही हूँ। उसके खामोश होने पर मैंने पूछा, क्या तुमने किसी और अस्पताल में अप्लाई किया है? अजरा ने सर हिलाया। हाँ, मैंने एक और अस्पताल में अप्लाई किया है। बस दुआ करो मेरी वहां जॉब लग जाए तो मैं डॉक्टर रक्षंदा से जान छुड़ा लूं। इसी तरह हम थोड़ी देर तक डॉक्टर रक्षंदा के रवैये के हवाले से बातचीत करती रहीं। फिर जब लंच टाइम खत्म हुआ तो हम चारों अस्पताल में चली गईं और अपने कामों में जुट गईं। इंसान जब परेशान हो तो इस हालत में वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसके रवैये में तब्दीली आ जाती है। लेकिन मेरे ख्याल में डॉक्टर रक्षंदा को कोई परेशानी न थी। अस्पताल भी अच्छा चल रहा था और वो अच्छा खासा कमा रही थी। फिर आखिर उसके चिड़चिड़ेपन के पीछे क्या वजूहात थी, ये हम में से किसी को समझ नहीं आ रही थी। अब तो अजरा ने भी जॉब छोड़ने का इंदिया दे दिया था। अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर इकरा और महानूर भी जॉब छोड़ने का सोच सकती हैं। मैं नहीं चाहती थी कि वो ऐसा कोई फैसला करे, लेकिन मेरे ऐसा चाहने से क्या वो अपना फैसला मुलतवी कर देगी? मेरी छुट्टी बुध के रोज होती थी। अस्पताल में जितने भी स्टाफ मेंबर्स थे, इस सबकी छुट्टी मुख्तलिफ दिनों की मुकर्रर थी। अजरा की जुमेरात, इकरा की जुमा और महानूर की हफ्ते की थी। इसी तरह मेल नर्सेस की भी दूसरे दिनों की छुट्टियां थी। उस बुध को मेरी छुट्टी थी। मौसम भी खुशगवार था। आसमां पे काले स्याह बादल छाए हुए थे। किसी भी वक्त बारिश हो सकती थी। मैं एक राइटर भी थी। खवातीन के डाइजेस्ट में अफसाने लिखती रहती थी। ये मेरा शौक था और अपना ये शौक मैं छुट्टी वाले दिन ही पूरा किया करती थी। उस दिन मैं डॉक्टर रक्षंदा के रवैये के हवाले से अफसाना लिखने का सोच रही थी, लेकिन कोई आइडिया जहन में ना आ रहा था कि अगर मैं फसाना लिखूं भी तो इसमें चिड़चिड़ेपन की वजह क्या लिखूं। जब कुछ समझ ना आया तो लिखना छोड़ दिया। लेकिन मैंने सोच लिया था कि जब मुझे चिड़चिड़ेपन की कोई माकूल वजह मिली तो मैं अफसाना जरूर लिखूंगी। अगले दिन मैं जॉब पे गई तो एक नई बात पता चली। वो ये थी कि हर किसी की जुबान पे ये बात थी कि डॉक्टर आबिद अस्पताल वापस आ रहे हैं। मैंने डॉक्टर आबिद के बारे में सुना जरूर था, लेकिन उन्हें कभी देखा ना था। मेरी कुलीग्स बताती थीं कि डॉक्टर आबिद 40 साल इस अस्पताल में जॉब करते रहे हैं। चंद साल पहले वो जॉब छोड़कर अमेरिका चले गए थे। अब पूरे 2-2.5 साल के बाद वापस आ रहे थे अमेरिका से, और अब वो इसी अस्पताल में जॉब करेंगे। जो पुराने मुलाजमीन इस अस्पताल में काम करते थे वो बताते थे कि डॉक्टर आबिद बहुत अच्छे इंसान हैं, अपने मुलाजमीन की बहुत इज्जत और एहतराम करते हैं। मैं भी उनसे मिलने और उन्हें देखने के लिए बेचैन हो गई।
मैं अस्पताल में फीमेल नर्सेज में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। मेरा रंग भी गोरा था, नए नक्श तीखे थे, मेरा कद 5.5 फीट था और मैं धान पान से थी। इसीलिए डॉक्टर इकबाल मुझ पर नजर रखे हुए था। वो भी एक यंग डॉक्टर था। उसकी उम्र 23 साल थी। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी थी, लेकिन मैंने कभी उसकी हौसला अफजाई न की थी। मेरा मानना था कि मैं अस्पताल में जॉब करने आई हूं, इश्क करने नहीं। डॉक्टर इकबाल ने भी हद क्रॉस करने की कोशिश न की थी, लेकिन उसकी बातों से मुझे लगता था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है और मुझे चाहता है। इस बात को मेरी साथी नर्सों ने भी महसूस कर लिया था और वो मुझे छेड़ती रहती। एक दिन मेरी ड्यूटी डॉक्टर इकबाल के साथ थी। जब उससे मुझसे बात करने का मौका मिला तो उसने पूछा, मेहरीन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? डॉक्टर इकबाल की बात सुन के मैं हैरान रह गई। समझ ही में ना आया कि उससे क्या जवाब दूं। मुझे तो उससे यूं कहने की तवक्को न थी। मैंने नीम रजामंदी जाहिर करते हुए सर झुका लिया तो डॉक्टर इकबाल ने तवील सांस लिया। वो समझ गया कि मैं भी उससे शादी करने के लिए राजी हूं। उसने कहा कि वो बहुत जल्द अपने घर वालों को मेरे घर भेजेगा। शाम को जब मैं घर गई तो डॉक्टर इकबाल की बातों के बारे में सोचती रही। मैंने अम्मा को भी बता दिया था। अम्मा मेरी शादी होने का सुनकर खुश होती, वो तो परेशान ही हो गई। पहले तो मुझे अम्मा की परेशानी समझ ना आई, लेकिन जब समझ आई तो मैं भी सोचने पे मजबूर हो गई। अगर मेरी शादी डॉक्टर इकबाल के साथ हो गई तो मेरे घर वालों का क्या होगा? उनके अखराजात कौन उठाएगा? मैं उलझ के रह गई थी। 3 दिन गुजरे थे कि डॉक्टर आबिद अस्पताल में आ गए। वो ढेर उम्र इंसान थे और उनकी उम्र 65 साल के लगभग थी, लेकिन वो इस उम्र में भी काफी सेहतमंद थे। बाद में मालूम हुआ कि वो डॉक्टर रखचंदा के वालिद के बचपन के दोस्त थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल इस अस्पताल को दिए थे। वो बहुत खुश अखलाक और मिलनसार शख्सियत के मालिक थे। उनका रवैया स्टाफ मेंबर्स के साथ बहुत अच्छा था, लेकिन डॉक्टर रखचंदा का रवैया वैसा ही था। वो डॉक्टर आबिद के सामने भी किसी को डांटने से बाज ना आती थी। एक दिन मैं किसी काम से डॉक्टर रखचंदा के कमरे में जा रही थी कि मुझे डॉक्टर आबिद की आवाज सुनाई दी और मैं दरवाजे पर रुक के उनकी गुफ्तगू सुनने लगी। डॉक्टर आबिद कह रहे थे कि देखो बेटी, मैंने नोट किया है तुम्हारा रवैया स्टाफ मेंबर्स के साथ अच्छा नहीं। तुम छोटी से छोटी बात पे उन्हें डांटती रहती हो, जो कि अच्छी बात नहीं है। मैं मानता हूं कि तुम परेशानी में घिरी हुई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी परेशानी और गुस्सा स्टाफ मेंबर्स पे निकाल लो। स्टाफ मेंबर्स तुम्हारे बच्चों की तरह हैं। जिस तरह तुम मरीजों के साथ शफकत से पेश आते हो, इसी तरह स्टाफ मेंबर्स के साथ भी पेश आया करो। डॉक्टर रखचंदा ने कहा कि अंकल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं वाकई बहुत परेशान हूं और अपनी परेशानी और गुस्सा स्टाफ मेंबर्स पे निकालती रहती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। छोटी से छोटी गलती मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। बहरहाल मैं खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी। डॉक्टर आबिद ने कहा कि तुम्हें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना होगा, वरना स्टाफ मेंबर्स तुम्हारे रवैये के बाइस वजह से चले जाएंगे। मैंने सुकून की सांस ली थी कि डॉक्टर आबिद डॉक्टर रखचंदा को समझा रहे थे और उम्मीद थी कि वो समझ जाएंगे, लेकिन उनकी कोशिश भी बेसूद साबित हुई थी। डॉक्टर रखचंदा का रवैया और गुस्सा पहले से ज्यादा बढ़ गया था और मुझे तजस्सुस होने लगा था कि आखिर ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से डॉक्टर रखचंदा बहुत डिस्टर्ब थी। मेरी मालूमात के मुताबिक डॉक्टर रखचंदा का शौहर नहीं था, उसे तलाक हो चुकी थी, सिर्फ एक बेटी थी। मैंने जब ये बात अपनी स्टाफ मेंबर्स को बताई तो वो हैरान हुए। हम काफी देर इस बारे में बहस करते रहीं और फिर बिलाखिर ये फैसला हुआ कि मैं डॉक्टर आबिद से मिलकर डॉक्टर रखचंदा की परेशानी की वजह जानने की कोशिश करूंगी। मैं मौके की तलाश में थी कि किसी तरह डॉक्टर आबिद से बात करूं। इसकी वजह यह थी कि मैं डॉक्टर आबिद की नजरों में चहीती बन गई थी। डॉक्टर आबिद मुझ पर बहुत एतबार किया करते। गो ये मायूब बात थी, लेकिन जब इंसान को तजस्सुस हो जाए तो वह अपना तजस्सुस से मजबूर हो जाता है। तजस्सुस इंसान की फितरत में घुट्टी की तरह होता है। एक दिन डॉक्टर आबिद अपने कमरे में अकेले बैठे थे कि मैं पहुंच गई। मैंने झिझकते हुए अंदर जाने की इजाजत तलब की तो उन्होंने शफकत भरे अंदाज में इजाजत दी और मुझे बैठने को कहा। जब मैं कुर्सी पर बैठी तो उन्होंने आने की वजह पूछी। मैंने झुकते हुए बिलाखिर वजह बताई तो वो सोच में डूब गए। फिर उन्होंने माजरत कर ली कि ये डॉक्टर रखचंदा का पर्सनल मैटर है, इसीलिए मैं कुछ भी बताने से काजिर हूं। मैंने इसरार करते हुए कहा कि सर आप प्लीज बता दें, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं बस ये जानना चाहती हूं कि आखिर डॉक्टर रखचंदा की नाक पर हर वक्त गुस्सा क्यों सवार रहता है। मैंने उन्हें कभी भी किसी मरीज के साथ गुस्से से पेश आते नहीं देखा। मैं पहले जिस क्लिनिक पर जॉब करती थी वहां के मालिक डॉक्टर तो मरीजों को डांट दिया करते थे। मैंने डॉक्टर आबिद को दलाइल देकर डॉक्टर रखचंदा की परेशानी के बारे में मालूम करने की बहुत कोशिश की, लेकिन डॉक्टर आबिद ने कुछ ना बताया और मैं
नाकाम होकर वापस आ गई। जब मैंने अपने स्टाफ मेंबर्स को बताया तो वो भी मायूस हो गए, लेकिन मैंने तहैया कर लिया था कि मैं डॉक्टर आबिद से डॉक्टर अक्षंदा के बारे में मालूम करके ही रहूंगा। डॉक्टर आबिद के आने से एक बात बहुत अच्छी हो गई थी, वो ये कि अब डॉक्टर अक्षंदा गुस्सा कम करने लगी, लेकिन इसकी परेशानी किसी तरह कम ना हुई थी। अगले दिन मेरी ड्यूटी डॉक्टर इकबाल के साथ थी। डॉक्टर इकबाल को भी डॉक्टर अक्षंदा की परेशानी और गुस्से की वजह से जानती थी। उसने मुझसे कहा कि महरीन, तुम डॉक्टर आबिद के ज्यादा करीब हो, उनसे मालूम तो करो कि डॉक्टर अक्षंदा के साथ मसला क्या है, उनके गुस्से की वजह क्या है। मुझे बड़ी हैरत हुई थी। डॉक्टर इकबाल की बात से मैं ये समझ गई कि अस्पताल का पूरा स्टाफ ही डॉक्टर अक्षंदा की परेशानी के बारे में जानने को बेचैन था। मैंने उसे न बताया कि मैंने डॉक्टर आबिद से बात कर चुकी हूँ। फिर जैसे ही मुझे मौका मिला तो उसने मुझसे शादी की बात करना शुरू कर दी। उसने कहा कि मैं अपने घर वालों से बात कर ली है, वो तुम्हें देखने और मिलने के लिए बेचैन हो गए हैं। मैं उन्हें कब तुम्हारे घर रिश्ते के लिए ले आऊं? मैंने नजरें झुकाते हुए कहा कि देखें इकबाल, अब जब चाहें अपने घर वालों को मेरे घर भेज दें, लेकिन मेरे आने से पहले आप इस हवाले से बात करना चाहती हूँ। डॉक्टर इकबाल चौंके और उसके पूछने पर मैंने अपने घर वालों के बारे में बता दिया। डॉक्टर इकबाल सोच में पड़ गए। फिर काफी देर के बाद उसने कहा, ये कोई मसला नहीं है, बेशक तुम शादी के बाद जॉब करती रहना और जब तनख्वाह तुम लोगी वो अपने घर देती रहना। मैंने सर हिला दिया। उसी वक्त डॉक्टर अक्षंदा आ गई और आते ही उन्होंने मुझे डांटा कि तुम यहाँ बैठी गप्पे लगा रही हो, उधर डॉक्टर आबिद को तुम्हारी जरूरत है। मुझे डॉक्टर अक्षंदा का डॉक्टर इकबाल के सामने डांटना अच्छा न लगा। मेरी आंखों से आंसू आ गए और मैं कमरे से निकल गई। उस दिन मैं बहुत दिल बर्दाश्त हो गई थी। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं कब की ये जॉब छोड़ चुकी होती। रास्ते में मुझे डॉक्टर आबिद मिले। उन्होंने मुझसे मेरे रवैये की वजह पूछी तो मैंने सारी बात बता दी। डॉक्टर आबिद ने तवील सांस लिया और कहा कि सब्र करो बेटा, इसके अलावा क्या किया जा सकता है। मैंने डॉक्टर आबिद से इसरार शुरू कर दिया कि मुझे बताएं आखिर डॉक्टर अक्षंदा क्यों ऐसा रवैया रखती हैं। उन्होंने टालने की कोशिश की, लेकिन जब मेरा इसरार बढ़ गया तो उन्होंने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे लेकर एक तरफ पड़ गए। मैं हैरान थी कि वो मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। मेरे पूछने पे डॉक्टर आबिद ने बताया कि बेटा, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि डॉक्टर अक्षंदा की परेशानी की वजह क्या कुछ हो सकती है। वो मुझे एक कमरे में ले गए। अंदर दाखिल होते ही मैं हैरान रह गई। एक बिस्तर पे एक लड़की सो रही थी और उसके पांव में बेड़ियां थी। उसकी शक्ल बिल्कुल डॉक्टर अक्षंदा से मिलती जुलती थी। मैं हैरत भरी नजरों से उस लड़की को देख रही थी, लेकिन कुछ समझ ना पा रही थी। मैंने डॉक्टर आबिद की तरफ देखते हुए पूछा, डॉक्टर साहब, ये लड़की कौन है और उसके पैरों में बेड़ियां क्यों हैं? डॉक्टर आबिद ने गहरी सांस भरी और बोले, महरीन बेटा, ये लड़की डॉक्टर अक्षंदा की बेटी महविश है। जब डॉक्टर अक्षंदा बैरून मुल्क से आई थी, ये भी उनके साथ थी। महविश मॉडर्न लड़की थी, लड़कियों से या लड़कों से दोस्तियां करती थी। फिर उसकी दोस्ती एक ऐसे लड़के से हुई जो मनशियात का आदी था। उसने महविश को भी मनशियात का आदी बना दिया। डॉक्टर अक्षंदा उससे बहुत मना किया करती थी, लेकिन वो ना माना। डॉक्टर अक्षंदा उससे बहुत मना करती थी कि लड़कों से दोस्तियां ना रखो और अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो, लेकिन ये न मानी। इसे मनशियात की ऐसी लत लगी है कि इसे अगर नशा ना मिले तो ये पागल हो जाती है, रोती है, चीखती है, चिल्लाती है। डॉक्टर अक्षंदा ने इसका इलाज कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये इलाज कराने पे आमादा ही नहीं होती थी। अस्पताल से भाग जाती थी और फिर कुछ अरसा पहले ये घर से भाग गई। उन्हें बहुत तलाश किया गया और बिलाखिर वो एक फुटपाथ पर नशे की हालत में पड़ी मिल गई। डॉक्टर अक्षंदा उसे अपने अस्पताल लाई और उसका इलाज शुरू किया। इससे बेड़ियां इसलिए पहनाई गई हैं कि ताकि ये अस्पताल से भाग न सके। उसकी वजह से डॉक्टर अक्षंदा बहुत परेशान रहने लगी थी, इसीलिए इसका स्टाफ मेंबर्स के साथ रवैया नामुनासिब होता है। अल्लाह का शुक्र है कि महवेश अब पहले से कहीं ज्यादा बेहतर है। तो ये थी डॉक्टर अक्षंदा की परेशानी की वजह, जिसके बारे में जानने के लिए हम बहुत ही बेचैन हैं। मैंने गहरी सांस भरी और महविश की सेहतयाबी के लिए दुआ की। जिसकी बेटी बीमार हो और वो मनशियात की आदी बन जाए तो एक माँ के लिए परेशान होना फितरी बात थी। मुझे डॉक्टर अक्षंदा पे बहुत तरस आया। एक माँ को किस अजियत से गुजार रहे थे, मुझे उस दिन अंदाजा हुआ था। मैंने जब ये बात अपने स्टाफ मेंबर्स को बताई तो वो भी उदास हो गए और हंसने लगे। चंद रोज के बाद डॉक्टर इकबाल के घर वाले उसका रिश्ता ले आए। अम्मा ने जब मुझसे मेरी रजामंदी पूछी तो मैंने सर झुका लिया था। तभी वो मेरी रजामंदी समझ गई थी। मैंने अम्मा को बता दिया था कि डॉक्टर इकबाल को मेरी जॉब करने पे कोई एतराज नहीं है और मुझे जो सैलरी मिलेगी वो मैं आपको दूंगी ताकि आपको परेशानी ना हो। डॉक्टर इकबाल से मेरा रिश्ता तय हुआ
और 2 साल के बाद शादी होना करार पाई। वक्त गुजरने के साथ साथ डॉक्टर रक्षंदा की बेटी भी ठीक हो गई और डॉक्टर रक्षंदा के रवैये में भी तब्दीली आ गई। अब वो तमाम स्टाफ मेंबर्स के साथ बहुत शफकत से पेश आती हैं और हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। 2 साल के बाद जब मेरी शादी डॉक्टर इकबाल के साथ हुई तो डॉक्टर आबिद, डॉक्टर रक्षंदा, उसकी बेटी महविश और तमाम स्टाफ मेंबर्स ने शिरकत की थी। यूं मैं दुल्हन बनकर डॉक्टर इकबाल के घर चली गई थी।